नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद यादव को राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट न्यायमूर्ति अपरेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में लालू के स्वास्थ्य रिपोर्ट पर जवाब दाखिल किया गया। सभी रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने संतुष्टि जाहिर की है। मामले में लंबे समय के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। तो स्वास्थ्य रिपोर्ट उनकी दाखिल की गई। सभी रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने इस पर सहमति जताई है, संतुष्टि जाहिर की है। बता दें कि अब फिलहाल इस मामले में लंबे समय के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। तो लालू यादव को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जेल मैनुअल उल्लंघन मामला है, हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। फिलहाल लंबे समय के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। एक तरीके से समझ लीजिए ये मैटर ख़त्म हो गया। अगर इसमें कोई अगर मेंशन करता है या हम लोग कोई आईए डालते हैं या सीबीआई कोई आईए डालती है, तभी शायद इसकी सुनवाई अब होगी। मेडिकल रिपोर्ट में रिम्स की तरफ से दर्शाया गया कि इनके जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं और कुछ टेस्ट के बारे में दर्शाया गया था और इनको कैसे मेडिकल बोर्ड की गठन करते हुए इनको एम्स दिल्ली भेजा गया, इसके बारे में दर्शाया गया था। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता आकाश कुमार हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। आकाश, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से इस रिपोर्ट पर? आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत मिली है। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में न्यायाधीश अपरेश सिंह के कोर्ट में इन्होंने जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में ये रिपोर्ट सौंपनी थी जेल आईजी की तरफ से। और जो रिपोर्ट असंतुष्ट हुए जज न्यायाधीश अपरेश कुमार और असंतुष्टि के ये कहा कि लंबे समय तक ये मामले को स्थगित कर दिया गया है और लालू प्रसाद यादव को बहुत बड़ी ये राहत मिली है। लालू प्रसाद यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? लालू प्रसाद यादव अभी फिलहाल उनकी तबीयत खराब है, इसके वजह से वो दिल्ली के एम्स में इलाजरत है। हाँ। इसको लेके जो है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं उनकी जो लोग हैं, उनके आरजेडी के कार्यकर्ता है, वो खुश है। ये कहें कि भाई इनकी उत्साह है कि लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं राहत मिली है। स्वास्थ्य रिपोर्ट क्या कहती है? तेजस्वी यादव भी बता रहे थे कि बीमार है लंबे समय से लालू प्रसाद यादव। जी देखिए, लालू प्रसाद यादव को तो कई बीमारियां से ग्रसित हैं। वो जेल में थे, रांची के होटवार जेल में, और जब तबियत उनकी ज्यादा खराब हो गई तो वो रांची के रिम्स बंगले में इलाजरत थे। और इसको लेके जो कोविड का, उसके बगल में कोविड का हॉस्पिटल था, इसको लेके जो जेल केले बंगले थे उनको वहां शिफ्ट किया गया। और जैसे शिफ्ट किया उसी के मामले में जो है उनके ये कह सकते हैं आपकी जेल मैनुअल को उल्लंघन करना जो है, इसी मामले कोर्ट ने इनको सुनवाई आज की और जेल मैनुअल का उल्लंघन मामला जेल आईजी ने इसके असंतुष्ट कॉपी सौंपी। इसको लेकर जो है ये मामला लंबे समय तक लिए टल गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है सौगात। 131 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा गोरखपुर से अच्छा जू बनाया गया है। तो गोरखपुर में अच्छा जू बनाया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इस जू को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आएंगे। मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है। 131 करोड़ की सौगात जनता को दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सड़क चौड़ीकरण का काम लगातार हो रहा है। विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री समय समय पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। एक और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। कार्य या कोई ना कोई बड़ी परियोजना ना आई। प्रदेश का कोई जनपद, कोई लोकसभा सीट या कोई विधानसभा सीट या कोई विकास खंड ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास का कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई बड़ी परियोजना ना आई हो। हर एक जगह गया है, हर एक स्तर पर गया है। और गोरखपुर के लोग तो इसके जीते जागते उदाहरण है। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री आए थे। गोरखपुर में 1990 में जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, ये खाद का कारखाना इस साल
जुलाई तक बनकर के तैयार हो जाएगा और जुलाई तक बनने के साथ ही खाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सही और सस्ती खाद मिलेगी, क्वालिटी की खाद मिलेगी अपनी उत्तम खेती के लिए। यानी जो कार्य पिछली सरकारों ने जिसे हताशा और निराशा में बदल दिया था, उसे आशा और विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने की जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में देश की जनता के सामने वायदे किए थे, आज वो मूर्त रूप लेता जा रहा है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना इसी वर्ष जुलाई के बाद जब चलता हुआ दिखाई देगा, वहां से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो एक नए भारत की एक नई तस्वीर गोरखपुर भी उसके साथ जोड़ता हुआ दिखाई देगा। वह भी सरकारें थी जिनके एजेंडे में गांव नहीं था, गरीब नहीं था, उपचार की सुविधा नहीं थी। याद करिए, गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, 3 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली, और शहरी क्षेत्र में बिजली न हो तो कल्पना कर लीजिए, आपका ये मोबाइल फोन किसी लायक नहीं, फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, और यही स्थिति रहती थी। हर व्यक्ति परेशान रहता था, हम सड़कों पे आंदोलन करते थे। इस पूरे क्षेत्र में आप देखते होंगे क्या स्थितियां थी। आज से कल्पना करिए 20 साल पहले क्या था यहां पे। गोरखपुर के हर प्रकार के अपराध का केंद्र बिंदु हुआ करता था ये पूरा क्षेत्र। शहर की पूरी गंदगी गिरती थी रामगढ़ ताल में, और आज रामगढ़ ताल पर्यटन के एक नए केंद्र बिंदु के रूप में भर रहा है। अक्सर होता है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो फिर जमीन संबंधी विवाद खड़े होने लगते हैं। याद रखना, विकास तो जमीन पर ही होगा, और जब विकास आता है तो अपने साथ ढेर सारा रोजगार और नौकरी और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के आता है। हमें इस बात को मजबूती से अपने मन में बैठ कर देनी पड़ेगी कि विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं, और विकास के कार्य में हमारा सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। एम्स यानी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा का एक केंद्र वह गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया है। सर्किट हाउस में छात्रों से बातचीत की है। अभ्युदय योजना पर किया संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति में अलग अलग खासियत होती है, कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो सफलता का मंत्र दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सर्किट हाउस में छात्रों को टिप्स दिए हैं, उनसे बातचीत की है, संवाद किया, और कहा कि हर एक व्यक्ति में अलग खासियत होती है, अपने टैलेंट को पहचानना जरूरी है, मेहनत के बगैर सफलता नहीं मिल सकती। अभ्युदय योजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवाद हुआ। छात्रों को उन्होंने संबोधित किया, और छात्रों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना टैलेंट पहचानिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग अलग खासियत होती है। 87 लाख वृद्धावस्था पेंशन, 87 लाख वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराने में मदद मिली, एक साथ दे दिया गया। खाद्यान्न योजना का लाभ ई-पॉस मशीन के माध्यम से कोई भी जाएगा, अपना अंगूठा लगा करके अपना खाद्यान्न ले सकता है। ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तकनीक, इस तकनीक के महत्व को समझना होगा, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी के साथ अब तक अपने आप को क्यों नहीं जोड़ा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर ही सही। आज मैं वहां के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी को और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जितने भी वहां के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने वहां के छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। बंगाल को टीएमसी से मुक्त होने का उन्होंने दावा किया। कहा कि 2 मई को टीएमसी से बंगाल मुक्त हो जाएगा। बंगाल 2 मई को टीएमसी से मुक्त होकर अमन चैन की सांस लेगा।
यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, ट्वीट किया है बंगाल चुनाव को लेकर और कहा कि टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। टीएमसी से मुक्त होने वाला है बंगाल। 2 मई को टीएमसी मुक्त होकर बंगाल चैन की सांस लेने वाला है। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। स्टार प्रचारक लगातार मैदान में दहाड़ रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और टीएमसी से मुक्त बंगाल होने जा रहा है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि 2 मई को टीएमसी से मुक्त होकर अमन चैन की सांस लेगा पश्चिम बंगाल। वहीं लखनऊ के अजीत हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। लखनऊ पुलिस ने 25,000 का धनंजय सिंह पर इनाम रखा हुआ था। अजीत हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया गया है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। धनंजय सिंह आरोपी है इस हत्याकांड में। 25,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। एमपी एमएलए कोर्ट में फिलहाल धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया है। लालचंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लालचंद, क्या अपडेट है? 6 जनवरी को हिस्ट्री हीटर अजीत सिंह की जो है राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र के कटौता जेल पर बेखौफ बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो अजीत सिंह है उसकी जो है अस्पताल में मौत हो गई थी। ऐसे में देखने को मिला कि जिस तरीके से जो बाहुबली पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, उसको उन्होंने जो पुलिस है लखनऊ पुलिस ने उनको साजिश करते के रूप में आरोपी बनाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया था न्यायालय की तरफ से। ऐसे में देखने को मिला कि अभी कल ही जो है लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह पर जो है 25,000 का इनाम घोषित किया और जो है उनके जो सभी ठिकानों पर जो है छापेमारी करने के लिए आज जो है नोटिस जारी करना था, लेकिन उसके पहले ही प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में जो पूर्व सांसद बाहुबली पूर्व सांसद है धनंजय सिंह ने आज अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पुलिस बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही थी, ऐसे में जब कोई चारा नहीं बचा तो एमपी एमएलए कोर्ट में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आज सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी और साथ में पुलिस जो है रिमांड भी लेकर इनसे पूछताछ कर सकती है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में जो अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जो है कोर्ट ने उन्हें साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया था। जी बहुत शुक्रिया लालचंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। एसडीएम कोर्ट को तहसील परिसर में शिफ्ट करने के आदेश पर प्रदर्शन हुआ। डीएम सुहास एलवाई ने प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी समस्याओं को सुना है। डीएम सुहास एलवाई ने अधिवक्ताओं को आश्वासन भी दिया है। डीएम के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे अधिवक्ता। डीएम के समझाने पर यह प्रदर्शन खत्म किया गया है। डीएम ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा, जिसके बाद यह अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। सुमन चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन, क्या कहा डीएम ने जिसके बाद यह धरना खत्म हुआ है? सुमन, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और खबर पर बने हुए हैं। अधिवक्ताओं का प्रदर्शन खत्म हुआ है क्योंकि डीएम ने उन्हें समझाया है, उनसे बातचीत की है, उन्हें भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे अधिवक्ता। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एसडीएम कोर्ट को तहसील कोर्ट में शिफ्ट करने के आदेश पर यह प्रदर्शन हुआ। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां जवान के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। रामघाट गंगा घाट के लिए जवान की अंतिम यात्रा रवाना हुई है। कल बुलंदशहर के अनूप शहर पहुंचा था पार्थिव शरीर। ग्रामीणों ने पार्थिव शरीर के अपमान का आरोप भी लगाया था। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा भी किया था। पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम यात्रा निकाली गई है। तो लोगों का हुजूम उमड़ा है। अंतिम विदाई देने के लिए नमाकों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए।
पार्थिव शरीर का अपमान करने की भी बात सामने आई है। ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी भी जताई। सड़क पर जाम लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर के अनूप शहर में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। साजिद सैफी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद, पार्थिव शरीर के अपमान की बात भी सामने आ रही है, ग्रामीणों ने क्या नाराजगी जाहिर की है? देखिए, आपको बता दें कि जम्मू के पुंछ में ये जवान जो कि बुलंदशहर का लाल है तैनात था, वहाँ जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हुई, ऐसी जानकारी बुलंदशहर के प्रशासनिक अधिकारियों को पाई। फिलहाल जब कल इसके पार्थिव शरीर को बुलंदशहर के पैतृक गांव लाया गया तो जवान जो ग्रामीण है और परिजन है, उन लोगों ने लगाया कि पार्थिव शरीर का अपमान किया गया, तिरंगे में पार्थिव शरीर नहीं लाया गया है और शहीद के दर्जे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया और जाम लगा दिया। हालांकि देर तक चली जद्दोजहद के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरीके से ग्रामीणों को और जवान के परिजनों को समझा पाए, जिसके बाद आज बड़े ही गमगीन माहौल में और भारी भीड़ की मौजूदगी में जवान को अंतिम विदाई दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका साजिद इस तमाम बातचीत। लखनऊ से बड़ी खबर है। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को फिर से धमकी मिली है। पत्र के माध्यम से जान से मारने और परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। आरटीआई एक्टिविस्ट है नूतन ठाकुर, एक बार फिर से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। एक चिट्ठी उनके पास पहुंची है जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई है और परिणाम भुगतने की बात कही गई है। बता दें कि पहली बार नहीं है, नूतन ठाकुर को इससे पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट है नूतन ठाकुर, तो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है और ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। लालचंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लालचंद, आरटीआई एक्टिविस्ट को क्यों बार बार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं? जी बिल्कुल, बता दूं जो नूतन ठाकुर है वो एक आईपीएस के जो अमिताभ ठाकुर उनकी पत्नी है। ऐसे में वो सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट है, लेकिन जिस तरीके से वो देखने को मिला है कि उनको जो है जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद जो है नूतन ठाकुर ने जो है इसको लेकर जो है पुलिस में शिकायत करने के बाद उनको लेटर के जरिए एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। तो उसको लेकर जिस तरीके से ओम पाल की तरफ से इस तरीके से पूरा मैसेज आया है और देखने को मिला है कि जो उसमें साफ लिखा गया है कि जो मेडिकल कॉलेज है, बदायूं मेडिकल कॉलेज है और जो कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, उसमें जो है टेंडर न मिलने की वजह से जो है तमाम इस तरीके की धमकी दी गई है और जिसके बताया गया है कि इसमें करोड़ों का नुकसान का हो गया है नूतन ठाकुर की तरफ से, इसलिए उनको जो है एक लेटर के जरिए जो है उनको जान से मारने की धमकी का मैसेज दिया, जिसके बाद से लगातार जो है कार्रवाई की मांग कर रही है नूतन ठाकुर। ऐसे में देखने की बात होगी पुलिस ऐसे धमकीकर्ता को कब गिरफ्तार जब शिकायत हो चुकी है, धमकी देने वाला कौन है, क्या उसके बारे में कुछ पता लगा पाई है पुलिस? क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दो जिस तरीके से मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि कई मेडिकल कॉलेज हैं जो बदायूं और कन्नौज और तमाम जगह पे जो आउटसोर्सिंग को लेकर कार्य नहीं मिल पाया है, उसको लेकर जो है बताया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं पता लगा पाई है ये कौन लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि जो नूतन ठाकुर है लगातार शिकायतें करती रहती हैं, चाहे वो जिस तरीके से तमाम जो है आरोप लगाती रहती है और आरटीआई के जरिए तमाम जो है सबूत इकट्ठा करते रहे, उनको लेकर इस तरीके की कोई पहली बार नहीं धमकी मिली। इसके पहले भी कई लोगों ने धमकी दी है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने लेटर के जरिए नूतन ठाकुर जो अमिताभ ठाकुर की पत्नी है आईपीएस, उनके जो है किस तरीके की कार्रवाई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार उनको धमकी मिले उसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और साथ में देखने को मिला जो लेटर मिला उसको भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। पुलिस का यह अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में शातिर बदमाश को पकड़ा गया है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। सिद्धार्थनगर से खबर है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर हुआ है बदमाशों के साथ। पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। 2 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए।
बरेली से खबर है, जहां इज्जत नगर के कंजादासपुर में बवाल हो गया है। जमकर पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई। कई घरों में बवालियों ने तोड़फोड़ की है। समारोह में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बवाल के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है, क्योंकि तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। अभी तक पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद खूनी संघर्ष हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी एक दूसरे पर की जा रही है। कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बरेली के इज्जत नगर का मामला है, जहां जमकर बवाल हुआ है, खूनी संघर्ष हुआ। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।